Associate Professor in the Government Law College. He has a teaching experience in law for over 5 years of work, also working as an officer in charge in court cases on behalf of state government and Commissioner College Education. At present, presiding the seat of principal at the Government Law College Sirohi, Pali, he has published 5 books on environmental law, forensic science and medical jurisprudence. Right to Information Act 2005. So I heartily welcome you, sir, on the stage with a big round of applause. नमस्कार। I think you all have to know the word law. LAW law. तो मैं यह जहाँ तक समझ रहा हूँ कि डेढ़ घंटे तक आप लोगों ने स्ट्रेस को झेला है और अब आप मुझे झेलेंगे। जस्ट आई कैन से, यदि आप मेरी बात ढंग से नहीं समझते हैं तो देयर इज ए बिग साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज देयर। आपने क्लैपिंग कर लिया, हाउ कैन यू से कि आपने स्ट्रेस झेला है? और कैसे कह सकते हैं कि आप स्ट्रेस झेलेंगे? हाउ कैन यू से? पूर्व के वक्ताओं ने जो बातचीत करी, तो मैं बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम लॉ साइड, तो जर्नलिज्म की बात चली, साइकोलॉजी की बात चली, एजुकेशन फील्ड की बात चली। इन सब में मेरा ये मानना है कि ये अगर हम बेसिकली इनको ढंग से ना समझें तो स्ट्रेस क्रिएट होता है, और यदि हम इन चीज़ों को बहुत ढंग से समझ लें, जैसी है उस स्वरूप में समझ लें, तो शायद किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा। Anyway, after our independence, we create our constitution within the period of 2 years, 11 months and 18 days. Thus I can say, in our India, we having the rule of law. Rule of law. We are having our own constitution. We are having democracy. And within our India, whatever is going on, it is not a question of legislation, it is not a question of executive, it is not a question of judiciary. Everything is written in our constitution. Everything. So, in India, we having the constitutional supremacy. When we say the rule of law, every and each person is equal in front of law. It is not a question of the peon or a farmer or a gazetted officer or a minister concerned or a president of India. But what is the basic problem? Everywhere there is a problem. Why this problem? Who create this problem? How create this problem? When create this problem? And that is, according to law, that is misinterpretation, mismanagement. The process
which have to drafted in laws or bylaws or rules or circulars, regulations. Now question is this: our officer concern or our legislation or our judiciary is performing his duty accordingly that? मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं पार्लियामेंट गया, ये पीछे थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग भी पार्लियामेंट जाइएगा, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, नागरिक जा सकता है पार्लियामेंट को देखने के लिए, संसद देखने के लिए, आप लोग भी जाइएगा। मैं एक लॉ का टीचर होने के नाते मैंने क्या देखा, अभी जैसे मैंने कहा कि सरकार के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। वहां ये तो मैं खुद पढ़ाता हूं बच्चों को 20 साल से। वहां जाने पर मैंने क्या देखा, पार्लियामेंट में एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर 3 चेयर लगी हुई है। देयर आर 3 चेयर इज देयर। पहली चेयर जिस पे भारत के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठे थे, वो चेयर वहां म्यूजियम में पड़ी है और एक टैग लगा हुआ है एग्जीक्यूटिव। दूसरी चेयर जिस पे फर्स्ट स्पीकर स्वतंत्र भारत के बैठे थे, वो चेयर वहां पड़ी है और उस पे टैग लगा हुआ है लेजिस्लेशन। और तीसरी चेयर जिस पे स्वतंत्र भारत के फर्स्ट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे थे, वो चेयर लगी है और उस पे टैग लगा हुआ है जुडिशरी। मैं शुभ्रांशु जी को संबोधित करते हुए बताना चाहूंगा कि हमने कानून के अंदर तो पढ़ा ये कि नाउ देयर आर 3 इंस्टीट्यूट्स आर देयर, पर मैं वहां प्रायोगिक रूप में क्या देखता हूं, एक चौथा पोस्टर और लगा हुआ है और वो है एक अखबार की कटिंग, जर्नलिज्म। व्हाट इज दिस? वो स्ट्रेस मेरे ऊपर आज भी है। बीइंग एज एन लॉ टीचर मैं उसे स्वीकार नहीं करता। संविधान ने हमें 3 अंग बताए गए, 3 इंस्टीट्यूट दी गई है, 3 ऑर्गन दिए हैं और वो तीनों ऑर्गन हमारे देश को चला रहे हैं। परंतु जैसे सर अभी शुभ्रांशु जी ने बताया था कि छत्तीसगढ़ की जो प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स को लेकर बता रहे, आज जर्नलिज्म में हो क्या रहा है? क्या आजादी के समय का जर्नलिज्म और आज का जर्नलिज्म, अगर मैं ये कहूं कि ये जर्नलिज्म आज घराने विशेष के, वर्ग विशेष के लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के समय में 2-4 लाइन का संदेश आता था, पूरा देश उमड़ जाता था। आज 50 पेज 60 पेज का अखबार आता है और मुद्दे की लाइन उसमें 2 भी नहीं होती है। दिस इज द जर्नलिज्म। नाउ क्वेश्चन इज दिस, who is responsible? We are responsible. We are responsible. आज उन अखबारों को हम खरीदते हैं। आप खरीदना छोड़ दीजिए, स्ट्रेस दूर हो जाएगा अपने आप से। आप अखबारों की जो कटिंग आती है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई आदेश करा या नहीं करा, लेजिस्लेशन से कोई बिल पारित हुआ या नहीं हुआ, एपेक्स कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया या नहीं दिया, एक असामान्य सा जर्नलिस्ट कुछ भी अखबार में छाप देता है और हमारे लोगों के दिमाग में आता कि नहीं साहब ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। दैट क्रिएट स्ट्रेस। हम सबसे पहले तो ये समझें कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? Are they performing his duty accordingly Constitution or not? If they are performing his duty accordingly Constitution, meaning thereby well,
And if they are not performing his duty accordingly, constitution meaning thereby null and void, nothing else. Nothing else. I am giving a single example of judiciary. Beruberi's case. Beruberi's case decision create stress. But another case, Keshwanand Bharti's case, Apex Court held that in Beruberi's case, the preamble is not a part of our constitution. But after few days, few time, few year, same matter, same court, and decision has been changed. In Keshwanand Bharti's case, an Apex Court held that the preamble is an essential part of our constitution. We cannot change. Basic structure cannot change. Now my question and my submission is this. The date of Beruberi's case decision and date of Keshwanand Bharti's decision, इनके बीच के अंदर जो टाइम था, वो स्ट्रेस जनता ने झेला, वो स्ट्रेस जो टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने झेला, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इट इज ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. A.K. Gopalan versus Kerala State in 1954, Article 21 and Article 19 of Constitution of India, life and liberty. डिटेंशन से रिलेटेड मामला था ये. और उन्होंने कहा कि आप मुझे ये नहीं कर सकते. और अल्टीमेटली मेनका गांधीज versus Union of India in 1976, the widest term, widest meaning has been adopted by Apex Court. Now question is this, 54 to 76, who create the stress? It is a matter of interpretation. It is clear-cut matter of interpretation. In administration, in Rajasthan, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एजुकेशन, इस साल भी आपका इलेक्शन हुआ बच्चों का. नाउ लिंगदो कमेटी रिकमेंडेशंस, although लिंगदो कमेटी रिकमेंडेशन is approved by Apex Court, and what is going on? August, 10 August, 16 August of this year, in our Rajasthan, government issued a direction, an order. हुआ क्या? Against the Lingdo committee. Now question is this, can government do this? Can government issue such kind of orders against the Lingdo committee, which were is already approved by Apex Court, Honorable Apex Court, and state government issuing a order against the Lingdo committee recommendations? क्या हुआ? अल्टीमेटली स्टूडेंट, कई स्टूडेंट जो छात्र नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, वो बाहर डिक्लेयर हो गए और उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया. और अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड दिस मैटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड on 10th and 16th August of 2017, those order will be treated null and void. Now question is this, when the order was issued by state government and High Court give the direction, between that period every and each student in stress. So here again it is a matter of interpretation. There are, after independence, I think every and each person know the RTI Act. Can you, क्या आप मुझे बता सकते हैं RTI Act का पूरा नाम क्या बेटा? राइट टू इंफॉर्मेशन एजुकेशन. क्या है ये? अच्छा, और क्या जानते हो आप सूचना के अधिकार में?
व्यक्तिगत नहीं प्राप्त कर सकते हम, या जो रक्षा क्षेत्र या जो न्याय विभाग से संबंधित कुछ सीक्रेट देने लायक चीजें उनको जाकर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए जीवन से संबंधित उसको 48 घंटों के अंदर अंदर जानकारी वालों देने के लिए बाध्य होती है। बेटा एक बात है, बीइंग एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप कानून को अच्छा समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गलत समझते हैं तो आपका डिफॉल्ट है। नो एक्सक्यूज। तथ्य की भूल फैक्ट इन इशू है, तथ्य की भूल है वो सम्य है, लॉ की भूल सम्य नहीं है। अगर कानून की अगर आपको जानकारी नहीं है और अगर आप गलती करते हैं तो यू शुड बी पनिश्ड। एनीवे, हमारी आजादी के बाद में अगर इट इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस द आरटीआई एक्ट इज ए वेपन। आरटीआई एक्ट इज ए वेपन, एक अस्त्र है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, इस सिस्टम के अगेंस्ट में। बट वी हैव टू नो व्हाट वी हैव। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है। जैसे आपने बताया सेक्शन 6, वो सेक्शन 3 है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 3 में प्रत्येक भारतीय नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यहां सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन, तो सिटीजन वर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह जैसे आपने सेक्शन 6 की बात करी, सेक्शन 6 में एप्लीकेशन है, फॉर्मेट है। अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 देयर इज ए फॉर्मेट। So 3-layer system is there. Number 1, PIO, First Information Officer is the preliminary stage. अगर वो 30 days के अंदर आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आप फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के पास में जा सकते हैं, और फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी भी विद इन द पीरियड ऑफ 30 days दे हैव टू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन इफ एक्ट परमिट हिम। अगर वहां से भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इन दो सर्कमस्टेंसेज यू कैन प्रोसीड इन सेकंड अपील, एंड दैट इज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जयपुर। नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या वहां पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिली तो क्या खेल खत्म हो गया? अगर आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, यदि आपको फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, यदि इंफॉर्मेशन कमीशन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, इन दो सर्कमस्टेंसेस आपके हाथ में क्या रेमेडी अब बाकी रह गई है? आप क्या कर सकते हैं? क्या इसलिए वेपन है ये? आगे की कहानी किसी को मालूम है? अगर आपका इंफॉर्मेशन कमीशन भी या आपको सूचना नहीं मिलती है, in those circumstances under article 32 or under article 226 we can approach to high court and supreme court also to get information that under this act these institutions are not performing his duty well। तो 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। पीआईओ जो है, ये पीआईओ, अब जैसे आपने अभी कहा, यस यू स्टैंड अप प्लीज इफ यू डोंट माइंड। यस, आपने क्या क्या क्वेश्चन रेज करे थे इंफॉर्मेशन के अंदर? हाँ, किस तरह की सूचना मांगेंगे? जो सूचना देनी होती है राज्य सरकार द्वारा, जो सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा, हमारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो सूचना, क्या उसमें आपकी कुछ ड्यूटी है? बीइंग एज एन एप्लीकेंट आप 10 रुपए का आईपीओ लगा करके किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना मांग लेते हैं, दैट इज योर राइट। जो हमें आवश्यक है, अगर ये आप प्लीज सिट डाउन। देखिए, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली, बट इट इज एज वेल एज फंडामेंटल राइट। ये मूल अधिकार नहीं है, परंतु एज वेल एज फंडामेंटल राइट है, बिकॉज इट क्लैश टू आर्टिकल 21 एंड 19। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दिया हुआ एक सिटीजन का
और लाइफ और लिबर्टी की बात जो आर्टिकल 21 में करी गई है, बिना हम इंफॉर्मेशन को लिए, बिना पढ़े, बिना जाने हम उन आर्टिकल का सौभाग्य और स्वतंत्रता के साथ जीवन नहीं जी सकते. सो दैट इज ए पार्ट ऑफ दैट. सो अवर सुप्रीम कोर्ट सेज कि ऑब्वियसली आरटीआई, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में हम जो सूचना प्राप्त करते हैं, दैट इज नॉट अवर फंडामेंटल राइट, बट दैट इज एज वेल एज फंडामेंटल राइट की तरह है. नाउ क्वेश्चन इज दिस, being as a citizen of India, there is a liability, there is a duty. Being as a citizen of India, when you apply, every and each person saying, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अमुक अधिकारी को झुका दूंगा. नो 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 नो. Being as an applicant, it is your duty. आप अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या मैं अपना ड्यूटी पूरा कर रहा हूं. आप किसी को नीचा दिखाने, किसी को परेशान करने, किसी को भयभीत करने की नियत से कोई एप्लीकेशन न दें. अगर जनहित का मुद्दा है, इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, इन दोज सर्कमस्टेंसेज, दैट इज योर राइट. तीसरा बात आपने करा था थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन, तो बेटा सेक्शन 8 इज देयर. सेक्शन 8 हैविंग 12 सबसेक्शंस. धारा 8 के अंदर 12 सब सेक्शंस हैं, उनमें यह बताया गया है, एंड दे आर द प्रोहिबिटेड. इफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर यह समझता है कि यह सूचना इन चीजों के अंदर नहीं दी जा सकती है, बोल्डली उसको बताना चाहिए, लिखना चाहिए कि दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट बी फर्निश्ड टू यू ड्यू टू सेक्शन इता 8 सब क्लॉज 1D. वापस उसको रिप्लाई दे देना चाहिए. Section 11, third party information. Now there is a certain process is there, but unfortunately our officer concerned do not know that process. मैं आपके बारे में सूचना जानना चाहता हूं. मान लीजिए your name is X and myself Dr. सुरेंद्र. मैं पुलिस विभाग से आपके एरिया की सूचना मांगना चाहता हूं कि मुझे X की सूचना दी जाए. वही मुझे X की सूचना लेने से पब्लिक का क्या फायदा होगा. सो देयर इज सेक्शन 11 इज देयर, एंड दैट 11 इज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन. इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर कि वो ये तय करे, और उस थर्ड पर्सन को विद इन द पीरियड ऑफ 5 days देयर सर्टेन प्रोसेस इज देयर कि वो 5 दिन के अंदर उस एक्स को एक नोटिस दे कि डॉक्टर सुरेंद्र ने आपके बारे में ये मांगा है, ये चाहा है, क्या उनको उपलब्ध कराया जाए या नहीं. इट इज नॉट क्वेश्चन आप हाँ कहें या ना कहें, या फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का जो है इंफॉर्मेशन देना या नहीं देना आपके हाँ या ना पे डिपेंड करेगा. नो नो नो, दैट इज ए प्रोसेस ही हाउ टू फॉलो. 5 दिन में आपके अंदर आपके पास आएगा, अगले 5 दिन में आपको वापस रिप्लाई देना हाँ या ना. 10 दिन, और अगले 5 दिन में उस इंफॉर्मेशन ऑफिसर को यह तय करना है कि उसने हां भी कह दिया, हां कहा है कि यस इनको दे दी जाए. तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर कि वो सोचे कि यह सूचना देने से जनहित का क्या फायदा होगा. अगर जनहित को ज्यादा बेनिफिट है और एक व्यक्ति को नुकसान है तो वो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, और जनहित का कोई फायदा नहीं है और एक व्यक्ति का फायदा है तो ऐसी स्थिति में वो मना कर सकता है. तो 15वें दिन भी उसको ये लिख करके देना होगा कि बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट and third party information, so this information will not be furnished to you, and if you are not satisfied with my judgment you can proceed for first appeal, and this is the address and contact number and phone number and ID and name of the first appellant authority भेज दीजिए. Now question is this, कितने ऑफिसर कंसर्न इसको समझते हैं. आरटीआई में स्ट्रेस एवरी एंड ईच प्लेस देयर इज ए स्ट्रेस. एप्लीकेंट के स्तर पे स्ट्रेस है क्योंकि एप्लीकेंट नहीं समझता है कि कौन सी सूचना मुझे ले सकता हूं और कौन सी नहीं ले सकता. पीआईओ के स्तर पे उसको स्ट्रेस है कि मैं दे दूंगा तो मेरा वेतन वृद्धि रुक जाएगा, मेरे से कोई गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगा, दिस एंड दैट. जबकि ये एक्ट आया था
उस समय ये कहा था कि 100 विद इन द पीरियड ऑफ 120 डेज आपके ऑफिस से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है यू हैव टू शो ऑन आपका जो विभाग का मेल है, आपका विभाग का नेट है, उस पर आप पूरा प्रदर्शित कर दीजिए। जितना भी आपके पास में बीइंग एज एन ऑफिसर इंचार्ज जितना भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है आपके ऑफिस के कामकाज से रिलेटेड, वो आप अपने नेट पे दे दीजिए। स्ट्रेस मीनिंग देयर बाई एवरी एंड ईच प्लेस देयर इज ए स्ट्रेस एंड दैट इज क्रिएटेड बाई, वो जो क्रिएट किया गया है वो हमारे द्वारा ही किया गया है, कम नॉलेज के कारण किया गया है। इसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेस जितना भी चाहे जुडिशरी से हुआ है या एग्जीक्यूटिव से हुआ है या हमारे लेजिस्लेशन से हुआ है, मेरा इसमें मत है कि इसमें जिनको भी स्ट्रेस से जो लॉस हुआ है उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो those people who have faced the stress should be provided compensation by the government or from the pocket of the concerning authority. बिकॉज हमारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, लॉ के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको आईपीसी के अंदर रेमेडी मिल जाएगी, सीआरपीसी में मिल जाएगी, सीपीसी में मिल जाएगी, आपको मोटर व्हीकल एक्ट में मिल जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मिल जाएगी, आरटीआई एक्ट में मिल जाएगी। क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर साफ कहा गया है कि अगर पीआईओ अगर कोई इंफॉर्मेशन समय पे नहीं देता है तो उसकी पॉकेट से पैसा दिया जाए, और वो 50-50 हजार और 1-1 लाख रुपए तक के पनिशमेंट इंपोज किए गए हैं। आपको ध्यान होगा एक बहुत अच्छा केस था हमारे राजस्थान के ही आरपीएससी जयपुर का, सॉरी अजमेर, आरपीएससी अजमेर पे आरपीएससी चेयरमैन के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन समय पे नहीं देने के कारण 25,000 का जुर्माना उन पे इंपोज किया गया था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। क्या हुआ? वो देना था उनको अपनी व्यक्तिगत जेब से, पॉकेट से, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वेल अकॉर्डिंगली दिस एक्ट। और हुआ क्या? आरपीएससी के कोष से देना पड़ा, और जब वो सारी इंक्वायरियां वगैरह हुई तब पता चला कि अल्टीमेटली वो पैसा उनकी जेब से नहीं बल्कि कोष से गया था। उसके बाद में मैंने वहां जाकर के रूल फ्रेम किए। सो मेरा ये ओपिनियन है कि दोज पीपल who have faced the stress should be provided compensation by the government or from the pocket of the concerning authority. Direction should be declared by the apex court or high court to the executive that they will have to perform their duties on the behalf of basic structure of constitution. The government officers should realize that they are the public servant. यहां अंडरलाइन करना चाहूंगा मैं, पब्लिक सर्वेंट। We the people, हम लोग, we the people, after the selection of UPSC and RPSC, जब यूपीएससी और आरपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तब पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन आईपीसी सेक्शन 21 में मेंशन है, उसे अच्छी तरह से याद करते हैं। और जब हमारा लिस्ट में नाम आ जाता है तो हम उस डेफिनेशन को ही भूल जाते हैं। इसलिए मैंने इस वर्ड को काम में लिया है, द गवर्नमेंट ऑफिसर शुड रियलाइज दैट दे आर द पब्लिक सर्वेंट। इसका एक मेरे मित्र है आईपीएस, मैं उनका उदाहरण यहां कोट करना चाहूंगा। एक एक्सीडेंट होता है, एक एक्सीडेंट के अंदर एक व्यक्ति का ऑन स्पॉट डेथ हो जाता है, घंटे 2 घंटे वहां जाम लग जाता है और कोई भी पुलिस को या उसको हॉस्पिटलाइज ले जाने की भी जहमत नहीं उठाता और अल्टीमेटली वो व्यक्ति मर जाता है। उसका हमारे मित्र ने बड़े अच्छे से शब्दों में कहा कि कैसे कैसे इंसान है ये लोग। बीइंग एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज योर ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी नहीं है, मोरल ड्यूटी है कि आप उस इंजर्ड पर्सन को मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड कराएं। बीइंग एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज योर मोरल ड्यूटी एंड व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। इसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा
कि एक कौवा मरता है ना, बिजली के तार के करंट लगने से एक कौवा मरता है, तो उस एक कौवे के मरने से 2, 4, 5 कौवे इकट्ठे होके काव 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 करके हजारों के झुंड के कौवों को इकट्ठा कर देते हैं। और हम लोग तो सजीव और इंसान हैं। वाई, विच काइंड ऑफ ड्यूटी वी हैव टू परफॉर्म। So the government officers should realize that they are the public servants and they are appointed for the service of public. वो जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं। They should not try to become the master of the public. Government should declare the yearly innovative program for the government officer training and good behavior, and proper implementation of the law and remedy and proper implementation, government policies and accountability of every officer should be fixed. Publicly appreciation program should be conducted for those officers who done their duties well. The structure of legal cell in government officers should be made effectively. Thank you. बहुत अच्छा दिया। वो दो के स्टूडेंट्स नहीं थे, उनको भी आपने बहुत कुछ समझाया। उनमें से मैं एक पढ़ा लिखा किसान हूँ। मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आरटीआई में आपने टाइम बाउंड प्रोग्राम बना रहे, 5 दिन में ये करेगा, 30 दिन में ये करेगा, 30 दिन में ये, भाई साहब आपके जुडिशरी में ये क्यों नहीं कर देते? मेरा एक केस है जो 11 साल से चल रहा है आपके हाई कोर्ट में, अभी तक लगा नहीं है। एक बात। दूसरी चीज, मेरे काका का एक केस था जो 35 साल में, काका तो मर गया, दूसरा छोरा भी मर गया, जिंदा उसका बेटा है। तुम्हारे ये सब हटाओगे, कल कानून काम नहीं आएगा इस देश में। सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ये आपके हाउस ऑफ जस्टिस हुआ करते थे, है ना? ये हाउस ऑफ जस्टिस से हटवे है, हाउस ऑफ जजमेंट है, जिसमें जजमेंट इतने डिले होते हैं, 30-40 साल तक दे सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी किसी ओके, देखिए इन्होंने सिस्टम की बात करी है। आपका प्रश्न बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं। बट ए टाइम विल कम, आ रहा है, समय आ रहा है, बल्कि आ गया। आप जो ये बात कर रहे हैं, मैंने अपने इस पेपर के अंदर, देखिए मैं भी एक पब्लिक सर्वेंट हूं, पब्लिक प्लेस पे खड़ा हूं, कोई बच्चा बात को रिकॉर्ड भी कर रहा होगा, पर मैं यहां बीइंग एज एन लॉ टीचर बोल रहा हूं। आराम से लॉ मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ क्वेश्चन इज दिस, अकाउंटेबिलिटी। हर ऑफिसर कंसर्न की, आपने आरटीआई एक्ट का कहा कि साहब वहां टाइम बीइंग प्रोग्राम है। अब बातें ये आने लगी कि न्याय होना चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। उस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में 3 बातें कही गई है। न्याय हुआ ही नहीं हो, बल्कि हुआ हुआ लगना चाहिए। आप फूट रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है, फूट रहे लगने भी चाहिए। इज दैट क्लियर? दूसरा, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जस्टिस नहीं हो सकता। इफ द मैटर इज रिलेटेड टू मी, आई कैन नॉट डिसाइड दैट मैटर। एंड थर्ड, दूसरे पक्ष को भी सुनो। अगर माय लॉर्ड, अगर एक पार्टी को अवसर देते हैं, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ जज, इट इज द ड्यूटी ऑफ माय लॉर्ड, when they give the time to one party, it is the duty of that judge to provide the another party to time. देना पड़ेगा उनको। हमारे देश के अंदर अभी 2 सिस्टम चल रहे हैं। मैं भाई साहब अभी आपको और मेरे को गुनाहगार साबित करूंगा कि जो प्रश्न आपने किया, उस प्रश्न के जिम्मेदार भी हम लोग हैं। ये सरकार आई, बिल आए, जजेज अकाउंटेबिलिटी बिल भी आ रहा है।
जजेज का अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने एक कमीशन बनाया है, सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमीशन बनाया। उस कमीशन को हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस एक्ट को ही नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो कह रहे कि जो अभी का सिस्टम जजेज का, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो उचित है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि यदि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, हमारा लेजिस्लेशन कोई लॉ बनाता है, और अगर वो लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अनुरूप नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि हमारी पार्लियामेंट उसे वापस रीजनरेट कर सकती है। तो मोदी जी की सरकार को कहिए ना कि वो वापस रीजनरेट कर दे, और वो जो बिल पेंडिंग पड़ा है उस बिल को वापस से ले आए। उसमें जजेज की अकाउंटेबिलिटी है, जजेज की लायबिलिटी फिक्स की गई है। मैं एक बात बताऊं, बच्चियों आप सब काम बंद रखें, कान बंद रखना, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ। एक लड़की से जब मैं आज तो मैं 76 साल का हूँ, 77 में हूँ, उस जमाने में किसी लड़की से, अब हमारे यहाँ तो होता ही नहीं, राजपूत तो हमारे यहाँ प्यार नाम की चीज ही नहीं होती, बाद में होती है वो शादी के। एक लड़की से कहीं कोई ऐसा वो हो गया, और उसने मेरे बाप ने जब मेरी सगाई कर दी तो उसने मेरे पर दबाव डाला कि शादी मेरे से कर। तो एक दिन ऐसे ही पब्लिक में नहीं कहीं कहा कि नहीं करता तो मैं ये करता हूँ, वो मैंने एक थप्पड़ ठोक दिया। आपकी आईपीसी 323 मुझे क्या सजा दे सकती है? जब तक गवाही नहीं, 6 गवाह ने मुकर गए। आपके जोधपुर हाईकोर्ट की बात कह रहा हूँ मैं, 6 गवाह हाईकोर्ट की नहीं है, ये जोधपुर आपके ट्रायल गवाह ट्रायल कोर्ट की बात है। ये इन्होंने उठा करके और उसमें सब गवाह मुकर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये जबरदस्ती गले पड़ रही थी, जो गलती से वो बाद में मुझको ही हुई वकील। तो अब मुझे सजा हुई है 10 महीने की सजा, आई समझ में? तो 323 में शायद होती नहीं है, इतना बड़ा तो अपराध नहीं, मेरा 302 तो नहीं किया था मैंने इसमें कुछ भी। अरे आप लोग इसको सुधारो, ये गांधी जी का 3 बंदे है ना, उसकी तरह से आंखें बंद करके मत रहो। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, आपने 3 बंदरों का नाम तो सुना है? उनके नाम भी जानते हो? अब यहाँ मैं इकादारों की बात कर रहा हूँ, ये जापान के बंदे से लिविंग स्टैच्यूज है। ये कान आंखें कब खोलोगे? महाराज गांधी जी को गए। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप गलत नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर आप कानून की देवी को, आपने एक सिंबल देखा होगा कि कानून की एक देवी है और उस पे एक हाथ में तराजू है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। महोदय श्रीमान जी, मेरा सबमिशन नहीं रहेगा, आपने केवल पट्टी पट्टी देखी है। एक मूर्ति जो होती है, मेरा ये शरीर है, इस शरीर के अंदर हाथ भी है, आंखें भी है, बाल भी है, चेहरा भी है, गर्दन भी है, पेट भी है, पाँव भी है। इसी तरह उस मूर्ति के अंदर भी सब कुछ है, आपने केवल पट्टी देखी है। नहीं, एक बात सुन लीजिए, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा मैं। आपने भी रद्दी बेची होगी, बच्चों ने भी बेची होगी, मेरे माँ बाप ने भी बेची थी, मैं बेच रहा हूँ, अखबारों की रद्दी तो बेचते ही है। उसके नीचे क्या लगा होता है, उसको कभी चक्की में धुला करके लो तो वो 70 किलो सर, वो तोड़ते हैं उसको 30 किलो। देखिए, मैंने अपना स्पीच चालू करने से पहले मैंने यही कहा था कि आपने बहुत स्ट्रेस झेल दिया है, तो थोड़ी देर मेरा स्ट्रेस आप झेल दीजिए, आपके फंडाज क्लियर हो जाएंगे। नहीं, मैं बता देता हूं आपको, टोका नहीं है, मैं बताऊंगा, मैं आपको कन्विंस करूंगा। बीइंग एज एन टीचर मैं आपको कन्विंस करूंगा। आपने पूरा अगर इस स्टैच्यू को देखो तो वो पट्टी आंखों पे है, उनमें एक हाथ के अंदर तराजू है और एक हाथ के अंदर क्या मालूम है आपको? कोई बता सकता है? एक हाथ में तराजू तो है, दूसरे हाथ में क्या है? यस,
जोर से बोलो बेटा, शाबाश। एक हाथ के अंदर तराजू है और दूसरे हाथ के अंदर तलवार है। ये सिंबल ये शो करता है कि न्याय हमारे देश के अंदर हुए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के, मैं अभी रिसेंटली केसेस की तरफ नहीं जाना चाहता, आप जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस भगवती, जस्टिस गडोट गडकर के आप डिसीजन पढ़िए, आपकी रूह कांप उठेगी और आप खुद कहेंगे यस यस इट्स द डिसीजन। देखिए, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आज मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कई जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए, उनके हाथ कांपते हैं, ऐसे ऐसे लॉकिंग होता है, तो उसका भी दोष मेरा है? नहीं। सो इट विल बी डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। इंडिया की जुडिशरी के अंदर, इंडिया के सिस्टम के अंदर, इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास करिए, फ्यूचर हमारा होगा। और जो आप कह रहे हैं ये टाइमिंग, जिस दिन जजेज अकाउंटेबिलिटी बिल पार्लियामेंट से पारित हो जाएगा, आज सर आपको पता नहीं है, आप जुडिशरी के सिस्टम में जाइए, हर जुडिशियल ऑफिसर को, हर अथॉरिटी को ऑफिस से घर जाने से पहले उसे नेट पे शो करना पड़ता है कि इतने फैसले मैंने किए, इस केस की ये स्थिति है, इस केस की ये स्थिति है। वो वक्त आ रहा है, बिल्कुल आएगा और आपके जीवन में ही आएगा। ओके। Thank you, sir, for the wonderful session and arousing such deep sentiments amongst our